हेलो एवरीवन। आप सभी को टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो आगे वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देख लिए थे, ठीक है। फिर उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसका एक फ्लो चार्ट हम लोग बना के देख लिए थे कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसमें प्राइमरी ऑर्गन क्या होने वाले हैं, ऐसे सेकेंडरी ऑर्गन क्या होने वाले हैं और एसेसरी ऑर्गन क्या होने वाले हैं। सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी देख चुके थे। अब हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसको हम लोग टेस्टिस के नाम से जानते हैं उसको आज हमको डिस्कस करना था। और इस टॉपिक को हम लोग पिछले क्लास में भी अच्छे से हम लोग देख चुके थे, उसको आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। इसको हम लोग कंटिन्यू करना था, ठीक है। टेस्टिस जो होता है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का यानी कि ह्यूमन का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम लोग पहले से इसको डिस्कस कर लिए थे कि ये क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और इसका हम लोग लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर लिए थे कि जो भी ह्यूमन है उसमें जो टेस्टिस होता है उसका लोकेशन कहाँ होता है। हम लोग ये फ्लो चार्ट में ये देखे थे कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है यानी कि फीटस जो बेबी होते हैं उसमें से जब 7th मंथ के जो बेबी होते हैं उनका जो टेस्टिस होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल पे होता है, ठीक है। लेकिन जैसे 7 मंथ के बाद ये क्रॉस करते हैं, 7 मंथ को जैसे क्रॉस करते हैं तो इनका जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द एब्डोमेन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्लो चार्ट में अच्छे से देख लिए थे, इसका लोकेशन भी देख लिए थे कि अगर ये इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन देखते थे तो हमको दो फॉर्म में इसका लोकेशन मिलता था। पहला देखने को मिलता था इंट्रा एब्डोमेन, ठीक है, इंट्रा एब्डोमेन। फिर हमको देखने को मिलता था एक्स्ट्रा एब्डोमेन मतलब एब्डोमिनल्स के अंदर। और दूसरा हम लोग को लोकेशन ये देखने को मिल जाता था कि एब्डोमेन से बाहर, ठीक है। अगर इंट्रा एब्डोमिनल देखते थे तो इसका एग्जांपल भी हम लोग देखे थे जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको हम क्या देखे थे एग्जांपल, जो भी एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जैसे कि क्या हो गया, वेल हो गया, ठीक है, या फिर डॉल्फिन हो गई, इसके जितने भी टेस्टिस होते हैं ठीक वो इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। या फिर हम बात करें एलिफेंट की तो ठीक है, तो एलिफेंट हो गया, वॉल हो गया, डॉल्फिन हो गए, इसके जो भी टेस्टिस हो गए, जो मेल पेरेंट होते हैं उसके जो टेस्टिस होते हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। यहां तक कि जो ह्यूमन के केस में अगर देखते हैं तो ह्यूमन के केस में देखें तो 7 मंथ तक जो भी इन फीटस होता है उसका जो टेस्टिस होता है वो इंट्रा एब्डोमेन ही होता है। लेकिन जैसे 7 मंथ के ये जैसे क्रॉस करते हैं तो इनका जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमेन में आ जाता है। यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का अगर हम एग्जांपल देखने को देखें तो इसका एग्जांपल हो जाता है एडल्ट ह्यूमन में क्या, मेल, ठीक। तो इसका एग्जांपल ये हो गया। ये चीज हम लोग देख चुके थे। फिर इसके बाद हम लोग बात किए थे कि ये प्रेजेंट कहां होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमेन में, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमेन है, एब्डोमेन से बाहर है। तो ये एब्डोमेन से बाहर है क्यों? इसलिए है क्योंकि ये स्पर्म के फॉर्मेशन करने के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए, तभी जाके स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। अदरवाइज ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। आप लोग सोच के बताइए कि ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इतना पे ये स्पर्म नहीं बन पाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए फॉर्मेशन होने के लिए क्या होना पड़ता है, जो टेम्परेचर होना चाहिए 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना हो चाहिए? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसी टेम्परेचर में एक अच्छे तरह से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर एग्जाम में पूछे कि जो स्पर्म होता है वो कितने टेम्परेचर बनता है और कहाँ बनता है तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और ये बनता कहाँ है, तो आउटसाइड द बॉडी यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में ये बनता है, ठीक है। अगर एग्जाम में फिर अगर आपसे पूछ ले कि टेस्टिस है ये लोकेटेड कहाँ होता है कहाँ, तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है स्क्रोटम। क्या होता है? स्क्रोटम। इसी स्क्रोटम में क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और ये बात, मजे की बात ये है कि ये ह्यूमन का
टेस्टिस होता है, यानी कि मेल का जो टेस्टिस होता है ये पेयर में फॉर्म में होता है। कितने होते हैं? पेयर फॉर्म में होता है। और ये कैसा होता है? ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल इन शेप का होता है। ठीक है, तो कोई भी पूछे या एग्जाम में पूछे कि जो टेस्टिस है वो कैसा होता है, तो बताएंगे क्या? पेयर में है। और क्या है? ये ओवल इन शेप में है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। यहां तक हम लोग इसको अच्छे से, हम लोग पिछले प्रीवियस जो क्लास था उसमें भी हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस कर लिए थे, और इसको आगे हम लोग को कंटिन्यू करना है। तो अगर हम टेस्टिस का एक फिगर बनाए, एक तो हम बात कर लिए कि ये क्या, ये ओवल शेप का। अगर इसको हम फिगर डायग्राम को बनाने की कोशिश करें तो डायग्राम कुछ इसका ऐसे बनता है। कैसे? मेरे साथ भी बनाते रहिएगा आप लोग, ऐसा कुछ। ठीक है, ये एक टेस्टिस है। अब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करना है। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ये कुछ है, इसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिए। ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो इसमें हमको कुछ कंपार्टमेंट दिखते हैं। क्या दिखते हैं? कंपार्टमेंट दिखते हैं। कंपार्टमेंट कैसे दिखेंगे? कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम इसको लेबलिंग भी करते चलेंगे। ठीक है, कंपार्टमेंट दिखा, अच्छी बात है। इसमें कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, वेसल्स, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जो कि आगे आके इसमें कनेक्ट हुए रहते हैं ऐसे। ऐसे अगर हम इसको लेबलिंग भी करते चलें, लेबलिंग करते चलें, ये क्या हो गया हम लोग का? टेस्टिस हो गया। ये जो कंपार्टमेंट दिखता है इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और ये किस फॉर्म में है? कंपार्टमेंट के फॉर्म में। कैसे है? कंपार्टमेंट के फॉर्म में है। और इसमें कंपार्टमेंट कितने हैं? 250 कंपार्टमेंट है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंपार्टमेंट कितने देखने को मिलते हैं? तो 250 यानी 250 कंपार्टमेंट दिखने को मिलते हैं हर टेस्टिस के अंदर। ठीक है, अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर देखिए ये पतले पतले ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसको नाम देते हैं हम लोग सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं? 1 to 3 इन इच, मतलब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। और कितने पाए जाएंगे? तो हर ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 से 3 क्या कहते हैं? 2 से 3 ट्यूब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने कंपार्टमेंट के होते हैं, तो 250 कंपार्टमेंट के होते हैं। टेस्टिकुलर के अंदर क्या होता है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है? 2 to 3 इन इच फॉर्म में रहते हैं। अब देखिए ये जो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स है आगे चल के एक ट्यूब लाइक, पतले से डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? रेटी टेस्टिस। ठीक है, अब ये रेटी टेस्टिस आगे चल के एक स्ट्रक्चर में, एक कॉमन ट्यूब्यूल्स में खुलता है। अच्छा, इसको पहले हम एक यहाँ पे एक डायग्राम इसको और आगे इसको बना लेते हैं। जैसे क्या, ये वाला पार्ट तो छूट ही गया, ऐसा। ठीक है, इसका क्या है? ये हेड वाला रीजन, ये बॉडी, ये टेल। अब इसको बारे में बात करते हैं। अगर इसको देखें, ये रेटी टेस्टिस है। रेटी टेस्टिस आगे एक ट्यूब्यूल्स, कॉमन ट्यूब्यूल्स में जाकर खुलता है, जिसको बोलते हैं वासा इफरेंसिया। क्या बोलते हैं? वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया कहते हैं। ये वासा इफरेंसिया आता है एक एपिडाइडेमिस में। किसमें आता है? इसको बोलते हैं एपिडाइडेमिस। क्या बोलते हैं? एपिडाइडेमिस। ठीक है, ये एपिडाइडेमिस आगे चल के ये पतला वाला ट्यूब्यूल्स जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। वास डिफरेंस मतलब क्या? अगर हम एक टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर हमको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे देखने को मिलेगा? अगर ट्रांसवर्स सेक्शन किए तो ये हमको मेरा टेस्टिस हो गया। टेस्टिस के अंदर हमको कंपार्टमेंट दिखने को मिलते हैं। कितने कंपार्टमेंट दिखते हैं? 250 कंपार्टमेंट दिखते हैं। और इस कंपार्टमेंट का नाम क्या होता है? तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं इसको। इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि देखिए ये पतले पतले ट्यूब के जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं? हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 के नंबर फॉर्म में रहते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे एक कॉमन, एक पतले से डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेटी टेस्टिस कहते हैं। अब यही रेटी टेस्टिस आगे चल के सब
एक कॉमन ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक कॉमन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं वासा इफरेंसिया के नाम से जानते हैं। अब ये वासा इफरेंसिया एक बॉडी में इंटर करता है जिसका नाम होता है एपिडाइडमिस, इसमें इंटर किया। अब ये एपिडाइडमिस में आने के बाद ये फिर आगे लीड्स करता है इसमें वासा डिफरेंशिया में। तो ये कुछ एक कॉमन सा डायग्राम है, ठीक है, जो कि टेस्टिस का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये पूछ सकता है एग्जाम में कि इस सीक्वेंस इसका पूछ सकता है, ठीक है। पहले बात तो इसमें ये पूछ लेगा कि इसका कहां से कहां स्पर्म का रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब स्पर्म कहां बना और फिर ये कहां से कहां ओके बाहर बॉडी के बाहर इंसेमिनेट किया। या फिर इसमें पूछ सकता है कि जितने कंपार्टमेंट हम लोग बात किए 250 कंपार्टमेंट बात किए, फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात किए, तो इसका नंबर कितने होते हैं इसके बारे में एग्जाम में पूछ सकता है। अगर ये हम लोग डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है, तो इसका हम एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जो कि सीक्वेंस में हो सकता है। फ्लो चार्ट कैसे बनाए? इसमें कुछ करना नहीं है, अभी जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं ना डायग्राम में, उसी को हम लोग फ्लो चार्ट में बना देंगे। कैसे बनाए? तो सपोज कीजिए सबसे पहले क्या था हम लोग का, टेस्टिस थी, कोई दिक्कत नहीं, टेस्टिस है। अब ये टेस्टिस कैसा है? पेयर में है, पेयर में है, और कैसा है? ओवल शेप का है, ओवल शेप, कोई दिक्कत नहीं। अब ये टेस्टिस के अंदर हम अगर देखते हैं, टेस्टिस के अंदर देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन करके, तो हमको क्या दिखता है? टेस्टिस के अंदर क्या दिखेगा बताइए? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या दिखेगा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखते हैं, जो कि क्या होते हैं? कंपार्टमेंट के फॉर्म में होते हैं। और कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स। कितने होंगे? 250 कंपार्टमेंट में होंगे। ये 250 है, एक सेकेंड रुकिए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे क्या से क्या किए। 250 कंपार्टमेंट, ठीक। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आगे चल के कहां लीड करता है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहां होता है? तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है। और ये कितने में होते हैं? एक कंपार्टमेंट में ये 1 से 3 के फॉर्म में रहते हैं, मतलब 1 से 3 हर कंपार्टमेंट में ये पड़े रहेंगे। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे किस में चलता है? रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस में। फिर ये रेटी टेस्टिस किस में आ जाता है? तो रेटी टेस्टिस किस में आता है बताइए? रेटी टेस्टिस आता है वास इफरेंसिया में, ठीक है। वास इफरेंसिया किस में आ जाता है? तो एपिडाइडमिस में आ जाता है, एपिडाइडमिस में आता है, ठीक है। एपिडाइडमिस में आने के बाद ये कहां आ जाता है? फिर वासा इफरेंसिया में आ जाता है, वास डिफरेंस में आ जाता है, ठीक है। वास डिफरेंस में आने के बाद ये कहां आ जाता है? यूरेथ्रा में आ जाता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से कहां आ जाता है? यूरेथ्रल, ठीक है। अभी इससे क्या होता है? इस फ्लो चार्ट से मतलब सबसे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में हुआ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आता है, लोब्यूल्स के बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आता है, फिर रेटी टेस्टिस में आता है, वासा इफरेंसिया में आता है, एपिडाइडमिस में आता है, फिर यूरेथ्रा, वासा डिफरेंशिया यूरेथ्रा, और उससे बाहर निकल जाता है। अगर एपिडाइडमिस का देखे बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो भी एपिडाइडमिस है इसमें क्या चीज आते हैं? तो सीमेन आता है, ठीक है। सीमेन के साथ क्या होता है? तो सिक्रीशन ऑफ किसका? सेमनीफेरस इस एपिडाइडमिस में रहता है, ठीक है। अगर वासा डिफरेंशिया की बात करें तो इसमें बस क्या होता है? सीमेन होता है। क्या होता है? सीमेन होता है। तो ये एक फ्लो डायग्राम हम लोग देखे हैं कि जो भी स्पर्म टेस्टिस के अंदर बन रहा है तो वो कहां से कहां रेगुलेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहां से कहां बनेगा? टेस्टिस में बन रहा है, जो कि कहां होता है? स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, और ये कैसे होता है? पेयर शेप में होता है, और साथ ही साथ ये ओवल शेप के भी देखने को मिलते हैं। पेयर में होंगे और ओवल शेप में देखने को मिलेंगे।
अगर एक टेस्टिस का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो इसका कुछ डायग्राम हमको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन किए तो सबसे पहले हमको इसमें क्या देखने को मिलेगा, कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, 250 कंपार्टमेंट के होंगे। ठीक है, और इस कंपार्टमेंट का नाम क्या होता है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नाम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो एक पतले पतले डक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चल के एक डक्ट लाइक, मतलब पतले से डक्ट लाइक ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिटेस्टिस। ठीक है, यही रेटिस्टेटिस आगे चल के एक वासा इफ्रेंसिया में कन्वर्ट होता है, और वासा इफ्रेंसिया से कन्वर्ट होने के बाद ये फिर आ जाता है एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिमिस से वासा डिफरेंसिया में, वासा डिफरेंसिया यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये एक पैसेज था, ये क्या है, एक पैसेज है जो कि एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि ये एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि टेस्टिस के बाद कौन सा पाथवे है, मतलब ये पाथवे है, टेस्टिस के बाद कहां जाएगा, या फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद ये कहां स्पर्म जाएगा। तो ये चीज हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज था टेस्टिस के बारे में। अगर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, यहां तक बात क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो अगर हम ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था, कहां गया, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, स्पर्म कहां बनता है, कैसे बनता है, तो अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को बनाना की कोशिश करें, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक, ऐसा उसका भी हम ट्रांसवर्स सेक्शन किए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, इसमें कुछ सेल देखने को मिलते हैं, जैसे क्या, सपोज करो ऐसा कुछ सेल देखने को मिला, जो कि क्या होता है, सोच के बताइए। ऐसा कुछ सेल दिखा, ठीक है, ऐसा सेल दिख गया। अब इसमें हमको कुछ और भी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे गोल गोल सा कुछ दिखने को मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना इसको ऐसे छोड़ देंगे, सजाया जा नहीं जाएगा, सजाया जाएगा, अच्छे से सजाया जाएगा इसको। और देखने को मिला ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिला। इसमें क्या देखने को मिला, ये हम क्या चीज का डायग्राम बनाया है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का एक ट्रांसवर्स सेक्शन किए हैं, तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। अब ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन किए हुए हैं, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, ये जो आउटर स्ट्रक्चर, जो ये सेल दिख रहे हैं, ये जो आउटर स्ट्रक्चर सेल दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेल जर्म सेल, या फिर इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर मेल जर्म सेल। ठीक, अगर इसके अंदर ये जो गोल गोल सा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोल गोल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो येलो से बनाया है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्टाइल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सर्टाइल सेल कहते हैं। अब ये तो बात हो गई, अब ये क्या चीज है, ये जो जर्म सेल स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि इमेच्योर अभी कंडीशन में है, वो चीज अब स्पर्म बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, इसके बीच में देखो, इसके बीच में ये रेड रेड खाली स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस दिखा ना, ये चीज हम बस एक ही लोब में बनाए, ये लोब सारे में होगा। ये बात ध्यान में रखना है कि नहीं कि बस इसी में हो गया, नहीं, ये बाकी जो तीन दिख रहे हैं, जो तीन स्ट्रक्चर और दिख रहे हैं, इसमें भी सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, आप लोग इसको बना लेंगे। अगर बीच वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बीच में देखिए खाली स्पेस है, दो लिब्यूल्स के बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, दो लिब्यूल्स के बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस दिख रहा है। तो इस खाली स्पेस का मतलब क्या है, तो इस खाली स्पेस का मतलब है इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इसको और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं लेडीज सेल। क्या बोलते हैं इसको, लेडीज सेल या इंटरस्टिशियल सेल। इसमें क्या होता है, जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, ये दो लोब के बीच में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, दो लोब के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसको हम, इसका मतलब फंक्शन देखा जाए कि मेल जर्म सेल तो प्रेजेंट है, चलो भाई ठीक है, सर्टाइल सेल है, ठीक है, इसका काम क्या होता है,
इसका काम क्या होता है? तो जो मेल जर्म सेल होते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये काम क्या करता है? स्पर्म के फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। या फिर ये जो सर्टाइल सेल है, ये काम क्या करता है? ये जो भी जर्म सेल से जो भी स्पर्मेटोजोनिया बन रहा है या स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना रहता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई सेल डेवलप किया, उसको हम फूड दे ही नहीं, तो कैसे डेवलप करेगा? डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। वो नरिशमेंट कौन देता है? तो जो भी सर्टाइल सेल इस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो भी सर्टाइल सेल है वो क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? जर्म सेल को। किसको करता है? जर्म सेल्स को। यानी कि एक चीज हम बात क्लियर कर सकते हैं यहां से कि जो भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये कितने फॉर्म में होते हैं? 2 फॉर्म में देखने को मिले हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे हैं। कितने फॉर्म में दिखे? 2 फॉर्म में। कौन कौन से दिखे? तो पहला दिखे हमको मेल जर्म सेल, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते थे? बताइए, तुरंत बताइए। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। या फिर दूसरा सेल हमको क्या दिखने को मिला है? सर्टाइल सेल, ठीक है। ये काम क्या करता है? अच्छा, जो जर्म सेल होता है वो काम क्या करता है? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब जो ये स्पर्म बना उसको क्या करता है? ये नरिशमेंट कहीं से कहीं चाहिए, तो जो सर्टाइल सेल होता है वो क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और फिर एक चीज स्ट्रक्चर और दिखा था, लेडिस सेल। ये क्या करता है? इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड सप्लाई करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर टेस्टिस के अंदर ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये बात हो गई किसकी बात हो गई? तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बात हो गई, ठीक है। अगर हार्मोनल फिनोमिना देखने की कोशिश किया जाए, किसकी बात की जाए? हार्मोनल फिनोमिना। हार्मोनल फिनोमिना देखने की बात की जाए तो जब जैसे क्या जो भी पर्सन है, जो भी मेल है, जब प्यूबर्टी हीट करता है, ठीक है, जब प्यूबर्टी हीट करेगा तो क्या करेगा? उसमें जो हाइपोथैलेमस उसके जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब प्यूबर्टी हुआ, हाइपोथैलेमस हो गया, वो क्या एक्टिवेट कर देता है कि अब हमको क्या करना है? कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना है या फिर जो मेल हार्मोन है उसका फॉर्मेशन करना है, ठीक है। मेल हार्मोन कौन क्या हो गया? एंड्रोजन। अच्छा, चलिए देखते हैं। हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये काम कब होता है? एट प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी हीट करता है जब पर्सन, तब जाके ये स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये किसको एक्ट करेगा? तो डायरेक्ट एक्ट, इसका मतलब किसको एक्ट करेगा? बताइए। हाइपोथैलेमस एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। क्या फिर हम यहाँ पे और कुछ ऐड कर सकते हैं? अगर ये सिलेबस में नहीं है आपके, अगर ऐड करना चाहें तो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या किसको एक्ट करेगा? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्ट करेगा, ठीक है। ये जैसे ही एक्ट करेगा तो ये क्या करता है? 2 फॉर्म में ये रेगुलेट करना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफएसएच का फुल फॉर्म पता होगा आप लोगों को, और एलएच। एफएसएच क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और एलएच क्या होता है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। ये दोनों हार्मोन किसको रेगुलेट करने का काम करते हैं? तो जो भी मेल हार्मोन है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? तो जो भी एफएसएच होता है, ठीक है, एफएसएच है, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? हीट करेगा। ये जो हार्मोन सिक्रीट हुआ है ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन से, ये एफएसएच पे आएगा। एफएसएच क्या करेगा? सम फैक्टर रिलीज करेगा।
सम फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होगा, एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन। इसी तरह अगर LH है, LH पे भी क्या होगा, सम फैक्टर होगा, सम फैक्टर रेगुलेट होगा और क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बात थी कि इसके हार्मोनल फिनोमिना की, कि ये कब होता है, कब होता है, तो हम बताएंगे क्या, ये जब प्यूबर्टी होता है बच्चा, तब जैसे प्यूबर्टी पार होता है तब ये जाके रेगुलेट होने लगता है। सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस पे टारगेट किसको करता है, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन को टारगेट करता है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, ये दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसको बोलते हैं FSH और LH। FSH में क्या होता है, जिसको इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। FSH क्या करता है, तो ये क्या करता है, सम फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल करता है, ठीक है, सम फैक्टर रिस्पॉन्स करेगा। और इस सम फैक्टर क्या होता है, एंड्रोजन होता है। क्या होता है, एंड्रोजन होता है। और जैसे ही फैक्टर ये रेगुलेट कर देता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर LH की बात करते हैं, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं, तो ये भी क्या करता है, सम फैक्टर को रेगुलेट करता है। और सम फैक्टर रेगुलेट करने के बाद ये क्या हो जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक निगेटिव फीडबैक भी देखने को मिलता है, जैसे क्या, FSH हुआ, सम फैक्टर रिलीज किया, अब ये जो भी एंड्रोजन बना है ये क्या करता है कि क्या, बहुत ज्यादा हार्मोन आ रहा है मेरे पास, ठीक है, कि जल्दी जल्दी स्पर्म का फॉर्मेशन करो। इसमें ये एंड्रोजन क्या करता है, ये तुरंत नेगेटिव फीडबैक डालने लगता है। किसको, नेगेटिव फीडबैक डालता है, ठीक है। एक तो अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। एंड्रोजन किस पे इन्फेक्ट डालेगा, हाइपोथैलेमस पे। क्या डालेगा, हाइपोथैलेमस पे और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, कि भैया बस रुक जाओ, अब हार्मोन का सिक्रीशन मत करो, ठीक है, कि मेरे पास मैसेज आ गया स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, लेकिन इतना ज्यादा मैसेज आ रहा है कि क्या करेगा, तुरंत सिग्नल देगा किसको, हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि अब तुम हार्मोन का सिक्रीशन करना बंद कर दो। ये एक तरह से क्या होता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट कह दें या फिर कह दें ये नेगेटिव फीडबैक डालता है कि अब तुम हार्मोन का सिक्रीशन मत करो, हम ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमिना होता है या हार्मोनल फिनोमिना होता है जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए रेगुलेट होता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग को बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये चीज था टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के बारे में हम क्या क्या देखे हैं, तो टेस्टिस के बारे में एक बार हम रिकैप कर लें आप लोग को, तो कोई दिक्कत नहीं। टेस्टिस देखना स्टार्ट किए, जो कि क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। इसका लोकेशन की बात की गई है तो ये इंट्रा एब्डोमिनल होता है या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। इंट्रा एब्डोमिनल की बात की जाए तो ये किसमें देखने को मिलता है, तो एलिफेंट हो गए, ठीक है, एलिफेंट हो गया, फिर एक्वेटिक मैमल्स जितने होते हैं, वॉल हो गया, डॉल्फिन हो गया, इसमें जो भी टेस्टिस होते हैं इसके बॉडी में, वो बॉडी के मतलब इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन वहीं पे जो ह्यूमन फीटस होता है, यानी कि ह्यूमन का जो भी फीटस होता है उसका जैसे 7 मंथ तक जब ये बेबी मतलब मदर के अंदर रहता है, तो इसके जो टेस्टिस होते हैं इसके भी इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। लेकिन 7 मंथ के जैसे ही बाद ये हिट कर मतलब ये जैसे ही पार करता है 7 मंथ को, तो ये जो टेस्टिस होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी केस देखने को मिले हैं कि ये एब्डोमेन में आए ही नहीं, तो इसको क्रिप्टोक्रिटिज्म के नाम से जानते हैं, वो आप लोग को से उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में किसका होता है, एडल्ट जो ह्यूमन होंगे उसके में देखने को मिलता है। अब ये जो टेस्टिस होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, तो बॉडी के बाहर इसलिए प्रेजेंट होता है कि अगर वो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पर वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, जैसे क्या 2 to 2.5 सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तभी जाके अच्छे से स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। अब ये होता कहाँ है, तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। कहाँ होता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ये कैसा होता है, पेयर में होता है, ओवल इन शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं और ओवल इन शेप में होते हैं। फिर हम लोग बात किए हैं अगर टेस्टिस को हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेंगे,
ठीक है। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो इसके अंदर हमको छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे? कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। ये कंपार्टमेंट कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट। ये फिक्स नंबर है, एनसीईआरटी का ये फिक्स नंबर है कि इसमें कंपार्टमेंट कितने देखने को मिलेगा? 250 कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, जिसका नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर पतले पतले ट्यूब दिखने को मिलते हैं, जिसको नाम बोलते हैं हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कितने होते हैं? तो ये 1 से 3 नंबर में होता है हर कंपार्टमेंट के अंदर। मतलब जितने 250 कंपार्टमेंट में, तो 250 कंपार्टमेंट में क्या होंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3 के नंबर में होंगे। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे प्रोसीड करता है और कन्वर्ट होता है पतले पतले ट्यूब में, जिसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। ठीक है, ये रेटिटेस्टिस आगे एक कॉमन डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, ये वासा इफ्रेंसिया आगे चलता है एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं एपिडाइडेमिस, जिसका ये हेड रीजन है, ये हेड रीजन है, ये मिडिल पार्ट है, ये क्या है? इसका टेल रीजन है। ठीक है, अब एपिडाइडेमिस के बाद ये क्या होता है? स्पर्म जो भी है वो बाहर वासा डिफरेंशिया में आएगा, वासा डिफरेंशिया से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से ये क्या होता है? बाहर हो जाता है। ये वही चीज हमने यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाया है। ठीक है, यहीं पे क्या बनाया गया? इसका फ्लो डायग्राम बनाया गया। ये जो एपिडाइडेमिस होता है, ये क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड होता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या? हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड होता है। कैसा होता है? हाईली क्वाइल्ड होता है। और इसमें क्या आता है? सीमेन आता है और सिक्रीशन ऑफ सेमिनल ट्यूब्यूल्स जो भी होते हैं वो इसमें आगे कलेक्ट हुए रहते हैं। ठीक है, और यहीं से क्या होता है? वासा डिफरेंशिया से ये क्या होता है? यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये फ्लो डायग्राम हम लोग देखें। इस फ्लो डायग्राम को हम लोग जितना स्टार लगा दे उतना कम है। इसको क्या करते हैं? अच्छे से याद करके रखेंगे कि किस पाथवे के बाद कौन सा पाथवे, कौन सा मतलब कौन सा पार्ट आ रहा है जहां से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब फ्लो आउट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखें? इसके बाद हम लोग देखें जो भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था टेस्टिस के अंदर, उसको अगर हम फिर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिला है? तो इसमें आउटसाइड एक सेल दिखने को मिला है, जिसको हम लोग बोले हैं मेल जर्म सेल, और इसी को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए होता है। या इसी के अंदर एक छोटे छोटे सेल होते हैं जिसको हम लोग फर्टाइल सेल के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। ठीक है, और इस दो लोब्यूल्स के बीच में खाली स्पेस दिखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, इस ब्लड वेसल्स को हम लोग नाम देते हैं खाली स्पेस को इंटरस्टिशियल सेल, या फिर बोलते हैं इसको लेडिस सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा चलिए, ये चीज हम लोग वही चीज बात कर लिए हैं जो ह्यूमन का स्पर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे एक हम अलग से बना दें, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से जो 60% होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रक्चर के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर, और इसमें से जो 40% होते हैं वो क्या होते हैं? मोटेलिटी होते हैं, मोटेलिटी। तो ये डाटा आप लोग को याद करके रखना है कि जो 60% होते हैं वो स्पर्म क्या होते हैं? नॉर्मल स्ट्रक्चर के होते हैं, और जो 40% होते हैं वो क्या होते हैं? मोटेलिटी होते हैं, मतलब वो मोटाइल करने में उतने वो नहीं होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम फिर आगे देखें तो इसमें हार्मोन फिनोमिना बात किया गया। अगर हम फिर इसी में अगर स्पर्म को भी डिटेल कर लें, इसी लगे हाथ, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लें तो ये हम लोग का मेल वाला खत्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई थी कि बनता कहाँ है, कैसे, मतलब कहाँ से कहाँ, ये फ्लो डायग्राम ये कहाँ से कहाँ आता है, ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर स्पर्म की बात की जाए तो ये क्या होता है? मेल का गैमिट होता है। जैसे मेल फीमेल हम लोग पढ़े थे ना कि मेल का कौन सा गैमिट हो गया, फीमेल का कौन सा गैमिट है। तो अगर मेल की बात करते हैं तो यही मेल गैमिट होता है, जो कि क्या होता है? फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, तो स्पर्म में क्या होता है? मेल गैमिट होता है। तो यहाँ पे हम लिखते भी चले क्या, ये क्या है? मेल गैमिट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? विच कैरीज, क्या कैरी करता है? जो भी अपने पेरेंट्स से जो भी जेनेटिक मटेरियल लेकर आए उसको कैरी करता है। क्या मतलब? कैरी करने का काम करता है। विच कैरीज जेनेटिक
मटेरियल कहाँ से, फ्रॉम इट्स पेरेंट, और कौन पेरेंट्स के, फादर से। ठीक है, इसके कितने बॉडी पार्ट, इसके बॉडी डिवाइड होता है, बॉडी डिवाइड, 3 पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। कौन कौन सी, पहले होता है हेड, फिर होता है मिडिल पीस, मिडिल, फिर होता है टेल। इस सब के बारे में अभी हम जब डायग्राम इसका बनाएंगे तो फिर इसको अच्छे से देखेंगे कि जो भी स्पर्म होता है उसके 3 फॉर्म में इसको डिवाइड किया जाता है, हेड, मिडिल पार्ट और टेल के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, कैसा, आप लोग बनाते रहिए मेरे साथ, ऐसा कुछ। ठीक है, नॉर्मल सा डायग्राम, ये मत सोचिए कि क्या बना रहे हैं, क्या कैसा है क्या नहीं, ऐसा बन सकता है वैसा बन सकता है। ये एक नॉर्मल स्पर्म है। ठीक है, कोशिश किया जाए तो ये देखिए सबसे आउटर लेयर एक हमको दिखता है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये जो आउटर लेयर दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये इसको जो हेड रीजन है उसको कवर करने का काम करता है, मतलब आउटर कवरिंग होता है। ठीक है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये कुछ ऐसा एक लेयर दिखने को मिलता है, ऐसा जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये एक्रोसोम क्या होता है, इसी में जो भी जेनेटिक मटेरियल आया हुआ है इसी में क्या पड़ा रहता है, इसी में पड़ा रहता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है इसी में पड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल। और साथ में कुछ एंजाइम भी होते हैं जो कि क्या करता है, ओव्यूल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंजाइम इसके अंदर पड़े रहते हैं। ठीक, फिर अगर हम इधर की बात करें, यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये इसका हेड रीजन है, ये इसका नेक वाला रीजन है, ये इसका मिडिल पीस है, और ये इसका जो क्या है टेल वाला रीजन है। ठीक है, अब ये जो नेक रीजन होता है ये इसमें भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंड पाया जाता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल इंड के मतलब क्या हुआ, ये अगर नेक रीजन है इसमें 2 लेयर, 2 पार्ट देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, एक होता है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, और एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब क्या, अगर सपोज करिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये जो यहाँ से जो शोल्डर से कनेक्ट हुआ ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, और ये जो शोल्डर से बहुत दूर है ये क्या है, डिस्टल पार्ट है। मतलब डिस्टल मतलब दूर वाला और प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला। तो इसमें ये बात बताइए कि जो प्रॉक्सिमल होगा वो किससे कनेक्ट हुआ होगा, इससे हेड वाले रीजन से, और जो डिस्टल होगा वो किससे कनेक्ट हुआ रहेगा, मिडिल पीस वाले से। बात क्लियर हुई क्या, ये जो प्रॉक्सिमल है ये प्रॉक्सिमल किससे कनेक्ट हुआ रहेगा, कनेक्ट विथ हेड रीजन। ठीक है, और जो डिस्टल वाला है मतलब यहां से जो नीचे वाला पार्ट होगा वो किससे कनेक्ट हुआ रहेगा, तो कनेक्ट विथ किससे, मिडिल पीस या मिडिल पार्ट से। ठीक है, अब ये जो मिडिल पीस है यहां पे देखिए कुछ डिजाइन दिख रहा हो, ये डिजाइन नहीं है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, यहां पे अगर लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सबको पता है, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये ना होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें भी क्या होगा, कहीं ना कहीं पावर सप्लाई करेगा,
ठीक है। ये पावर क्या करेगा, जो स्पर्म स्विम कर रहा है, मोटाइल कर रहा है, उसमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है कि तुम जल्दी जल्दी स्विम करो, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी, क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसको, इस स्पर्म को प्रोवाइड करेगा कि तुम जल्दी जल्दी अपना चलो, ठीक है। इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ये छूट गया यहाँ पे, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो टेल रीजन है, ये टेल रीजन क्या काम करता है, टेल किसके लिए काम होता है, स्विम करने के काम करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या लिख सकते हैं कि हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग में ये हेल्प करता है। तो ये एक नॉर्मल सा डायग्राम था स्पर्म का। इसमें से आप लोग को ये बात क्लियर याद करके रखना है कि इसका जो कवरिंग होता है, ठीक है, क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है, एक्रोसोम होता है, जिसमें क्या होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो भी एंजाइम है जो ओव्यूल के साथ फ्यूज होने वाला है या एग के साथ फ्यूज होने वाला है, उसी में सारे एंजाइम को अपने अंदर रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसको ब्रेन हाउस कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, ब्रेन हाउस नहीं, ब्रेन कहते हैं। फिर इसके नीचे जस्ट हमको नेक रीजन देखने को मिलता है। नेक रीजन दो पार्ट में डिवाइड हुआ रहता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल में। प्रॉक्सिमल क्या होता है, ये कनेक्ट हुआ रहता है हमारे हेड रीजन से, हमारे ना स्पर्म के हेड रीजन से। और डिस्टल क्या होता है, ये कनेक्ट हुआ रहता है मिडिल पीस वाले से, ठीक है। अब मिडिल पीस की बारी आती है, तो मिडिल पीस में छोटे छोटे हमको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, जो कि क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कि तुम स्पर्म जल्दी से इसको क्या करो, स्विम करो, आगे बढ़ो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टेल रीजन होता है। टेल रीजन क्या होता है, ये क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पे एक छोटा सा फैक्ट आप लोग को याद रखना है कि वन इजैकुलेशन जब इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। इंसेमिनेशन क्या होता है, उस दिन हम लोग बात किए थे इंट्रोडक्शन में, इंसेमिनेशन याद करिए। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है कि ऑफ स्पर्म इन कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो भी स्पर्म जाता है उसको क्या होता है, इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये इंसेमिनेशन हुआ, तो अगर इंसेमिनेशन होता है तो इसमें 200 से 250 ml क्या होते हैं का ये होता है पर इजैकुलेशन में, पर इजैकुलेशन में। और इस इतने ml में कितना स्पर्म होता है, तो कम से कम कितना, 500 मिलियन स्पर्म होता है। ये नॉर्मल सा फैक्ट है, इसको आपको याद करके नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब हमको यहीं तक का था, ठीक है। ये स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, फिर एक्रोसोम होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल या फिर कुछ एंजाइम होते हैं जो क्या काम करते हैं, ओव्यूल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल कैरी करके लाया पापा के थ्रू से, वो उसमें कन्वर्ट रखा रहता है। फिर इसमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के नीचे ये नेक वाला रीजन होता है। नेक रीजन दो पार्ट में होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल में, ठीक है। प्रॉक्सिमल किससे कनेक्ट हुआ रहता है, तो हेड रीजन से, और डिस्टल किससे कनेक्ट हुआ रहता है, तो मिडिल पीस से। मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस सप्लाई करता है स्पर्म को। और टेल रीजन होता है, ये क्या काम करता है, स्विमिंग करने में हेल्प करता है। तो आज तक का यही था, और आगे हम लोग जब क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक सिस्टम के बारे में देखेंगे, जो कि हम लोग इसको आगे से हम लोग डिस्कस कर चुके थे, एक फ्लो डायग्राम में डिस्कस कर चुके थे उसको। और भी आगे ओव्यूल और एग का कहाँ कहाँ क्या फॉर्मेशन हो रहा है, oogenesis कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लास अच्छी लगी होगा, ठीक है। और आप लोग कोई भी डाउट, अगर कोई भी क्वेश्चन कैरीज होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग अच्छे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।